नमस्कार। आज हम कोशिका के बिल्कुल अंदर उसके केंद्रक में देख रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए इतनी छोटी सी जगह में पैक कैसे होता है। हाँ, और हमारे पास कुछ अच्छे रेखाचित्र और जानकारी भी है जो क्रोमेटिन की बनावट और उसके काम को समझाती है। तो आज का मकसद है इस जटिल पैकिंग को खोल कर देखना और ये समझना कि ये जीन्स के काम करने पर असर कैसे डालती है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ डीएनए को समेट कर रखने जैसा नहीं है। असल में यही पैकिंग कंट्रोल करती है कि कोशिका में कौन सा जीन कब एक्टिव होगा और कौन सा शांत रहेगा। मतलब ये एक तरह का रेगुलेटरी सिस्टम है। हाँ, कह सकते हैं। कोशिका के काम करने का एक बहुत जरूरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो चलिए ऐसे बुनियादी स्तर से समझते हैं। शुरू करते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स से। हम जानते हैं ये एक दोहरी कुंडली है। जी, और ये कुंडली कुछ खास प्रोटीन के ग्रुप्स के चारों ओर लिपट जाती है। इन्हें हिस्टोन कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। ये H2A, H2B, H3, H4 इन सब के दो मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑक्टेमर बनाते हैं, है ना? बिल्कुल सही। 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक गोला। और जब डीएनए इस गोले के चारों ओर लिपटता है तो उस पूरी यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अच्छा, जैसे किसी धागे पर मोती पिरो दिए हो। हाँ, बिल्कुल वैसी ही कल्पना कर सकते हैं। डीएनए धागा है और हिस्टोन के गोले मोती। और ये चिपकते कैसे हैं? कुछ चार्ज वगैरह का चक्कर है? हाँ, वो बड़ा दिलचस्प है। हिस्टोन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पर तो नेगेटिव चार्ज होता ही है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचते हैं। एग्जैक्टली। इसी से वो कसकर बंधे रहते हैं। और फिर एक और हिस्टोन प्रोटीन होता है, H1। हाँ, H1। उसका क्या काम है? वो जैसे इस मोती माला को और कसकर बांध देता है, उसे और स्थिर या स्टेबल बनाता है। अच्छा, तो ये हुई पहली लेयर की पैकिंग, न्यूक्लियोसोम। लेकिन ये तो पूरा क्रोमोसोम नहीं बना पैकिंग। हाँ, ये एक मोटा फाइबर बनाती है जिसे क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और फिर जब कोशिका को विभाजन करना होता है माइटोसिस के वक्त, तब ये और भी ज्यादा कंडेंस होकर वो जानी पहचानी एक्स जैसी शक्ल ले लेता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। बिल्कुल, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। ये वाकई में मतलब कमाल की पैकेजिंग इंजीनियरिंग है। सच में? लेकिन क्या ये क्रोमैटिन हमेशा एक जैसा कसा हुआ रहता है या इसमें भी कुछ फर्क होता है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रोमैटिन हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसके 2 मुख्य रूप पाए जाते हैं। एक है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन, ये कैसा होता है? ये थोड़ा ढीला ढाला पैक होता है। अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हल्का रंग का दिखता है। और इसका मतलब? सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ जो जीन्स होते हैं वो आमतौर पर एक्टिव होते हैं। मतलब कोशिका उनका इस्तेमाल कर सकती है, उनसे प्रोटीन बना सकती है, जैसे कोई किताब जो पढ़ने के लिए खुली पड़ी हो। समझ गया अब, एक्टिव जीन्स वाला एरिया। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन, ये उसका उल्टा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही कसकर पैक होता है, माइक्रोस्कोप में गहरा दिखता है और यहाँ मौजूद जीन आमतौर पर इनएक्टिव यानी शांत रहते हैं। जैसे कोई किताब जिसे कसकर बंद करके शेल्फ पर रख दिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसका एक क्लासिक उदाहरण बार बॉडी है, जो फीमेल मैमल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, वो निष्क्रिय होकर हेट्रोक्रोमैटिन बन जाता है। तो ये कसाव या ढीलापन ही तय करता है कि जीन तक वो मशीनरी पहुंच पाएगी या नहीं, जो उसे पढ़कर प्रोटीन बनाती है। एग्जैक्टली, एक्सेसिबिलिटी का सवाल है। ठीक है, ये तो हुई फिजिकल बनावट। लेकिन कोशिका इस कसाव को और जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करती है? क्या कुछ केमिकल स्विच होते हैं? हाँ, बिल्कुल। केमिकल मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं। एक तो होता है डीएनए पर ही सीधे टैग लगाना, डीएनए मेथिलीकरण कहते हैं इसे। डीएनए मेथिलीकरण, इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए के एक बेस साइटोसिन पर एक छोटा सा केमिकल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। और इसका असर? अक्सर, खासकर अगर ये जीन के शुरुआत वाले हिस्से यानी प्रोमोटर रीजन में हो, तो ये उस जीन को चुप करा देता है, मतलब उसे बंद कर देता है। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑफ स्विच हुआ। हाँ, कई मामलों में। और ये बड़ा दिलचस्प है कि हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाएं एक ही डीएनए होने के बावजूद अलग अलग काम कैसे करती हैं, उसमें इस मेथिलीकरण का बड़ा हाथ है। ये तय करता है कि कौन से जीन बंद रहेंगे। और आपने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का जिक्र किया था पहले। जी हाँ,
ये एक जेनेटिक कंडीशन है जहां एक खास जीन के प्रोमोटर में बहुत ज्यादा मैथिलीकरण हो जाता है, जिससे वो जीन बंद पड़ जाता है और दिमागी विकास में समस्या आती है। समझ गया। तो डीएनए पर लगने वाले ये मिथाइल टैग्स जीन को बंद कर सकते हैं। जी क्या हिस्टोन प्रोटीन पर भी ऐसे टैग लगते हैं? बिल्कुल, और वो भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिस्टोन पर कई तरह के टैग लग सकते हैं, जैसे एसिटाइल ग्रुप्स, इसे हिस्टोन एसिटाइलेशन कहते हैं। हिस्टोन एसिटाइलेशन, इससे क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप जुड़ने से हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, तो फिर डीएनए की पकड़ ढीली पड़ जाती होगी? एकदम सही। डीएनए थोड़ा ढीला होता है, क्रोमैटिन खुलता है और उस हिस्से के जीन ज्यादा आसानी से पढ़े जा सकते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। तो एसिटाइलेशन मतलब जीन ऑन। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। ये जीन को एक्टिवेट करने में मदद करता है। और इसका उल्टा भी होता है, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन, जिसमें एसिटाइल ग्रुप हटा दिए जाते होंगे। जी, उससे हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज वापस बढ़ जाता है। डीएनए फिर कस के लिपट जाता है, क्रोमैटिन बंद होता है और जीन एक्सप्रेशन कम हो जाता है। तो ये जीन ऑफ या कम करने वाला स्विच हुआ। हाँ, और जैसा आपने हंटिंगटन बीमारी का जिक्र किया था, वहाँ जीन रेगुलेशन में गड़बड़ी देखी जाती है और उसमें हिस्टोन डीएसिटाइलेशन की भूमिका हो सकती है। और कोई मॉडिफिकेशन हिस्टोन पर? एक और मुख्य है हिस्टोन मैथिलीकरण। हिस्टोन पर मिथाइल ग्रुप्स का जुड़ना, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे? देखिए, हिस्टोन मैथिलीकरण आमतौर पर जीन को शांत यानी साइलेंस करता है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि कौन से एमिनो एसिड पर मिथाइल ग्रुप लगा है और कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं। कभी-कभी ये एक्टिवेशन से भी जुड़ा हो सकता है। ओह, तो इसका असर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो क्रोमैटिन सिर्फ डीएनए को पैक करने का तरीका नहीं है, ये तो एक बहुत ही डायनामिक, बदलती रहने वाली चीज है। सही कहा, ये एक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म है जो अपनी बनावट यानी यूक्रोमैटिन है या हेट्रोक्रोमैटिन और इन केमिकल टैग्स जैसे मैथिलीकरण और एसिटाइलेशन के जरिए कंट्रोल करता है कि कौन सा जीन कब काम करेगा। बिल्कुल। और ये सामान्य विकास के लिए और साथ ही कई बीमारियों को समझने के लिए बेहद अहम है। सही बात है। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जरा इस पर गौर करें कि हमारे आसपास का माहौल, हमारा खान-पान, तनाव, ये सब इन क्रोमैटिन पर लगे केमिकल टैग्स को कैसे बदल सकते हैं। आप एपिजेनेटिक्स की बात कर रही हैं? जी हाँ, एपिजेनेटिक्स। ये बदलाव डीएनए के कोड को नहीं बदलते, पर जीन के काम करने के तरीके को बदल देते हैं। और शायद ये बदलाव अगली पीढ़ी तक भी जा सकते हैं। हाँ, कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है। तो ये हमें क्या बताता है? प्रकृति यानी हमारे जीन्स और पोषण यानी हमारा पर्यावरण, इनके बीच मॉलिक्यूलर लेवल पर कितना गहरा और जटिल रिश्ता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।